नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन। आप देख रहे हैं यदुवंशी अर्जुन। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। पृथ्वीराज चौहान का जीवन चरित्र। भारत के इतिहास का एक गौरवपूर्ण नाम है पृथ्वीराज चौहान। यह क्षत्रिय महारथी जितना परमवीर था उतना ही दयालु और क्षमाशील था, जिसने अपने पराक्रम से हिंदुस्तान के गौरव में बेहिसाब इजाफा किया, लेकिन हाथ आए शत्रु के साथ दया करने की भूल भी कर दी। शत्रु पर दया की ये भूल हिंदुस्तान के इतिहास पर भारी पड़ गई। वो योद्धा और कोई नहीं बल्कि दिल्ली की गद्दी के आखिरी हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान है। पृथ्वीराज तृतीय को देश पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानता है। पराक्रम और साहस जिनके हथियार थे, दया करुणा जिनके श्रृंगार। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 ईस्वी में माना जाता है। पिता सोमेश्वर चौहान अजमेर के राजा थे। पृथ्वीराज की मां महारानी कर्पूरा देवी स्वयं एक वीरांगना थी। जयानक नाम के कश्मीरी कवि द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय महाकाव्य में लिखा है कि उन्हें 6 भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। चंदबरदाई के लिखे मशहूर महाकाव्य पृथ्वीराज रासो के मुताबिक पृथ्वीराज चौहान को गणित, मेडिसिन, इतिहास, युद्धनीति, दर्शन शास्त्र, ब्रह्मविद्या और पेंटिंग्स में भी महारत हासिल थी। हालांकि उनका सबसे अनूठा कौशल था शब्दभेदी वाण चलाना, यानी सिर्फ आवाज सुनकर अचूक निशाना लगाना। जिस शख्सियत को इतिहास के पन्नों में अमर होना होता है, विधाता उसकी राह में शुरुआती जिंदगी से ही बेशुमार कांटे बिखेर देता है। पृथ्वीराज चौहान जब महज 11 साल के थे, उनके पिता महाराज सोमेश्वर चौहान की मृत्यु हो गई। नन्ही उम्र में ही उतने बड़े साम्राज्य की जिम्मेदारी सर पर आ गई। मां कर्पूरा देवी ने अपने वीर सपूत के राजकाज में पूरी मदद की। मंत्री परिषद के गठन से लेकर कूटनीति और साम्राज्य के विस्तार तक पृथ्वीराज को सबसे पहले चुनौती घर के भीतर से ही मिली। आज के गुरुग्राम और तब के गुडापुर की जागीरदारी संभाल रहे चचेरे भाई नागार्जुन ने पृथ्वीराज चौहान के राज्याभिषेक से नाराज होकर बगावत कर दी। लेकिन पृथ्वीराज ने इस बगावत को अपने सैन्य कौशल से कुचल दिया। पृथ्वीराज के नाना तोमर वंश के अनंग देव का तब दिल्ली पर आधिपत्य था। उनका कोई वारिस नहीं था। अपने नवासे के युद्ध कौशल और राजकाज से प्रभावित होकर अनंग देव ने पृथ्वीराज को दिल्ली का साम्राज्य सौंप दिया। उसके बाद पृथ्वीराज ने आसपास के छोटे राज्यों को फतह कह अपने अधीन कर लिया। 1182 में तब के जेजाकभुक्ति के राजा परमर्दिदेव को हराकर अपने साम्राज्य के अधीन कर लिया। आज का बुंदेलखंड ही तब जेजाकभुक्ति के नाम से जाना जाता था। इस युद्ध में कन्नौज के राजा जयचंद ने परमर्दिदेव का साथ दिया था, लिहाजा पृथ्वीराज ने कन्नौज पर भी धावा बोला। अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए पृथ्वीराज चौहान ने गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव सोलंकी को भी परास्त किया। इतिहास का ये गजब का इत्तेफाक है कि 1177 में पृथ्वीराज चौहान के राज्याभिषेक से 4 साल पहले 1173 में मोहम्मद गौरी गजनी का सुल्तान बना। जिन वर्षों में भारतवर्ष के अंदर पृथ्वीराज अपने अजेय अभियान पर थे, उसी दौरान मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान और उसके आसपास के क्षेत्रों को जीतने में जुटा था। 1186 में लाहौर जीतकर गौरी ने सियालकोट के किले पर कब्जा कर लिया। जाहिर है उसकी नजर दिल्ली पर थी, लेकिन पृथ्वीराज चौहान जैसे प्रतापी राजा से सीधे टकराने की हिम्मत वो नहीं कर पा रहा था। लिहाजा उसने अपनी सैन्य शक्ति बढ़ानी शुरू कर दी। इसी दौरान पृथ्वीराज से खार खाए बैठे जयचंद ने गौरी को दिल्ली पर हमले के लिए उकसाया और हर तरह से मदद का भरोसा दिया। शह पाकर गौरी ने 1,20,000 की विशाल सेना के साथ 1191 में दिल्ली की ओर बढ़ना शुरू किया। परमवीर पृथ्वीराज को जब इसकी सूचना मिली तो उन्होंने गौरी को रोकने के लिए अपनी विशाल सेना के साथ कूच कर दिया। हरियाणा के तराइन में दोनों विशाल सेनाओं के बीच महासंग्राम हुआ। गौरी की सेना में घुड़सवार थे तो पृथ्वीराज की सेना में हजारों हाथी थे। गौरी की ज्यादातर सेना मारी गई। बचे खुचे सैनिक युद्धभूमि छोड़कर भागने लगे। जख्मी गौरी को पृथ्वीराज की सेना ने अपने कब्जे में ले लिया। पृथ्वीराज के हत्थे चढ़ा मोहम्मद गौरी काफी शातिर था। उसे पता था कि भारत के शूरवीर दया और करुणा के भाव से भी भरे होते हैं।
लिहाजा उसने माफी की मांग के साथ कई तरह की कस्में खाई, दिल्ली पर आइंदा नजर उठाकर भी नहीं देखने का स्वान किया। और यही हो गई पृथ्वीराज से भूल। हालांकि उनके दरबारियों ने मोहम्मद गोरी को रिहा नहीं करने के लिए उन्हें बहुत समझाया, लेकिन दया की भीख मांगने वाले को दंड देना उन्हें अनुचित लगा और उन्होंने उसे रिहा कर दिया। तराइन के दूसरे युद्ध ने बदल दिया हिंदुस्तान का इतिहास हमेशा के लिए। पर युद्ध की चर्चा से पहले पृथ्वीराज चौहान के अनोखे प्रेम प्रसंग की चर्चा जरूरी है। कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता बला की खूबसूरत थी। कहते हैं उनके महल में एक बार एक चित्रकार आया जिसके पास दूसरी तस्वीरों के अलावा पृथ्वीराज चौहान की भी तस्वीर थी। पृथ्वीराज की तस्वीर को देखते ही संयोगिता का दिल उन पर आ गया। मन ही मन संयोगिता ने पृथ्वीराज को पति के रूप में स्वीकार भी कर लिया। उसी चित्रकार ने संयोगिता का भी बेहतरीन चित्र बनाया और उसे ले जाकर पृथ्वीराज चौहान को दे दिया। दिलकश संयोगिता की तस्वीर देखकर पृथ्वीराज चौहान अपनी सुध बुध खो बैठे। उन्होंने हर हाल में संयोगिता को अपना बनाने का संकल्प लिया। इसी दौरान जयचंद ने संयोगिता के स्वयंवर का ऐलान किया और दूर देश के राजाओं को भी निमंत्रण भेजा। पर पृथ्वीराज को जानबूझकर नहीं बुलाया। अलबत्ता उसने महल के बाहर एक दरबान के रूप में पृथ्वीराज का बुत बनाकर खड़ा कर दिया, ताकि उनकी बेइज्जती हो। पृथ्वीराज को सारी कहानी पता चल गई थी, इसलिए वो बगैर किसी को बताए स्वयंवर में पहुंच गए थे। तय कार्यक्रम के मुताबिक संयोगिता वरमाला लेकर आगे बढ़ी, लेकिन किसी राजा के गले में न डालकर पृथ्वीराज के पुतले के गले में डालने की कोशिश की। पृथ्वीराज अपने ही पुतले के पीछे खड़े थे, इस तरह वरमाला उनके गले में पड़ गई। ये देख जयचंद आग बबूला हो उठा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करता पृथ्वीराज संयोगिता को लेकर वहां से निकल लिए। जयचंद पृथ्वीराज से पहले से ही नफरत करता था। स्वयंवर की घटना के बाद उसने पृथ्वीराज को नेस्तनाबूद करने की मुहिम में जुट गया। उधर तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज से बुरी तरह शिकस्त खा चुका मोहम्मद गोरी अपनी हार और रुसवाई का बदला लेने को मचल रहा था। 1192 में पहले से भी बड़ी सेना लेकर उसने दोबारा कूच किया। उसी तराइन की युद्ध भूमि में एक बार फिर भीषण कोहराम मचा। इस बार भी प्रतापी पृथ्वीराज और उनकी बहादुर सेना गोरी के सैनिकों पर भारी पड़ने लगी। कहते हैं कि इसी बीच जयचंद ने मोहम्मद गोरी को एक तरकीब सुझाई। उसने कहा कि हिंदुस्तान की ये सदियों पुरानी परंपरा रही है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले यहाँ के सैनिक दुश्मनों पर हथियार नहीं उठाते। लिहाजा गोरी की सेना पृथ्वीराज पर तब आक्रमण करे जब उनके सैनिक सो रहे हों। मोहम्मद गोरी को जयचंद की ये अमानवीय सलाह पसंद आ गई और उसने ऐसा ही किया। सोए सैनिकों पर अचानक हमला बोल दिया गया। जब तक पृथ्वीराज और उनके सैनिक हथियार उठाते तब तक बहुत रक्त बह चुका था। आखिरकार छल और अमानवीय करतूत के बूते गोरी युद्ध जीतने में कामयाब रहा। उसने पृथ्वीराज को बंदी बना लिया। बंदी बनाने के बाद मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज के साथ कैसे सलूक किया, इसे लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि गोरी ने पृथ्वीराज को यातनाएं देकर मार डाला। कुछ का कहना है कि गोरी बंदी पृथ्वीराज को अपने साथ अफगानिस्तान ले गया और वहां उन्हें काफी यातनाएं दी और गर्म सलाखों से उनकी दोनों आंखें फोड़ दी। हालांकि चंद बरदाई के पृथ्वीराज रासों में एक काफी रोचक घटना का जिक्र है। चंद बरदाई पृथ्वीराज के बाल सखा थे और वे उनसे मिलने अफगानिस्तान गए। वहां पहुंचकर बरदाई ने मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज के शब्दभेदी वाण चलाने की कला के बारे में बताया। जब गोरी को यकीन नहीं हुआ तो चंद बरदाई ने अपनी योजना के मुताबिक पृथ्वीराज को तीर कमान देकर अपनी आंखों से ये कला देखने की बात कही। मूर्ख मोहम्मद गोरी बरदाई की बात मान गया और उसने ऐसा ही किया। लक्ष्य तय कर दिया गया। लेकिन इसी बीच बरदाई पृथ्वीराज के पास गए और उनके कान में एक कविता पढ़ी। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। ये सुनकर पृथ्वीराज समझ गए कि अब उन्हें क्या करना है। उन्होंने इस कविता के आधार पर प्रत्यंचा चढ़ाया और चला दिया तीर। वो तीर सीधे मोहम्मद गोरी के सीने में लगी और वो वहीं ढेर हो गया। इसके बाद चंद बरदाई को पता था कि क्या होने वाला है, लिहाजा उन्होंने कटार घोंपकर पृथ्वीराज की वीरगति दे दी और उसी कटार से अपनी भी आहुति दे
दी चंद ने अपने महाकाव्य पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के जीवनकाल की कहानी को संकलित किया है। वर्ष 1192 में पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो गई थी और उनकी मृत्यु के साथ ही उनकी बहादुरी, साहस, देशभक्ति और सिद्धांतों का भी अंत हो गया था। लेकिन चंद के पृथ्वीराज रासो और पृथ्वीराज विजय के जयानक में पृथ्वीराज चौहान के अमर कर्म संकलित हैं। ऐसे वीर सपूत को नमन। दोस्तों, मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें।